हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो टुडे इज 20th February। चलिए आज देखते हैं क्या था। आज नोट्स बनाने का ज़्यादा है, आज न्यूज़पेपर से आर्टिकल के छोड़िए। आज एक तो पेज 5 पे आपने देखा होगा। पहली बात तो पेज 1 पे बहुत अच्छी बात दे रखी थी कि चाइना ने मान लिया, मरे हैं साले के आदमी। चलिए जो भी है, जवान जहाँ के भी शहीद हों, बट गलत तो गलत है। चलिए आज देखते हैं फिर क्या था। पेज 5 पे कुछ सांबर लेक को लेके राजस्थान गवर्नमेंट का था। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट निकलता है उसमें से ये देखिएगा, क्योंकि आपको पता है 2019 में वहाँ एवियन बॉटलिज्म भी हुआ था। तो एक बार सारा का नोट्स बना लेते हैं। एक तो सांबर लेक स्लैश एरो करके लिखेगा, इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड वाटर सॉल्ट वाटर लेक है ये। जयपुर के पास है। कई बार लोकेशन पूछ लेते हैं, नियर भरतपुर या वो, तो याद रखिएगा जयपुर के पास है ये। और इट इज़ सराउंडेड बाय अरावली हिल्स। जो क्वेश्चन आते हैं कई बार ना, आपको क्वेश्चन ये आ जाएगा कि चार चीज़ें दे दी जाएंगी कि इट इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक, इट इज़ सराउंडेड बाय अरावली हिल्स, इट इज़ दिस, इट इज़ दिस, एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट विच लेक इट इज़। जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है टेम्परेचर को लेके, क्लाइमेट को लेके, उसके वहाँ के फॉरेस्ट्स को लेके, हर साल आता है कि वहाँ पे ऐसे फॉरेस्ट हैं, वहाँ पे ऐसी वेजिटेशन होती है, वहाँ पे ये होता है। उसके बाद आपको चार ऑप्शन दे देंगे, बताइए उनमें से नेशनल पार्क कौन सा है। तो याद रखिएगा, सांबर सॉल्ट लेक इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। इट इज़ नियर जयपुर, सराउंडेड बाय अरावली हिल्स। मोस्ट ऑफ द राजस्थान की जो सॉल्ट की प्रोडक्शन है वो उसका सोर्स है ये। इलीगल सॉल्ट प्रोडक्शन बहुत होती है यहाँ पे। आसपास के लोग जो हैं वो बोरवेल्स करके कर लेते हैं। कहते हैं कि वहाँ की जितनी गवर्नमेंट की कंपनी है उतना प्रोडक्शन वो नहीं करती जितना इलीगली वहाँ से हो रहा है। इट हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज अ रामसर साइट। रामसर साइट हमें पता ही है क्या होती है, वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। और इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट एरिया कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे जब माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो फ्लेमिंगोज और बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, बट बेसिकली जो सबसे ज़्यादा आते हैं वो फ्लेमिंगोज आते हैं। तो ये याद रखिएगा, फ्लेमिंगोज यहाँ पे आते हैं। कई बार पूछ लिया करते थे, ये 2014, 15, 16 के टाइम पे इनका रूटीन होता था, ये बर्ड्स के बारे में पूछ लेते थे, ये इस सेंचुरी में कौन से बर्ड्स विजिट करते हैं। तो आपको जैसे पता होगा कि जो भी डेजर्ट एरिया में आएगा उसके पैर लंबे होंगे, ये याद रखिएगा। किसी की पीक लंबी होगी, नहीं तो वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता ना। अगर छोटे छोटे बर्ड आ जाएंगे तो नीचे मिट्टी में गिर जाएंगे। तो इसलिए ये याद रखिएगा कि ऐसे इनको आइडेंटिफाई करा जाता है। हम लोग ऐसे एक वो बना लिया करते थे कि क्रेन के बारे में, तो कैसे वो कहाँ पे जा सकता है, कहाँ पे नहीं जा सकता, तो उनकी फ़ोटोज़ देख सकते हो आप। अगर आप मुझे कहोगे तो मैं आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनकी फ़ोटोज़ दिखा दूंगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि वो कौन सी जगह पे आते होंगे, कौन सी जगह पे नहीं। और इनको 2019 में यहाँ पे एक बीमारी फैमिली थी, एवियन बॉटलिज्म। एक तो एवियन इन्फ्लुएंजा आपको पता है होता है, वो वायरस से फैलता है। बट ये जो एवियन बॉटलिज्म होता है, ये याद रखिएगा, ये बैक्टीरिया से फैलता है। और इसमें बेसिकली ये न्यूरोलॉजिकल मतलब जो आपकी नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो ये बैक्टीरिया कहाँ मिलता है? सॉइल्स, रिवर और सी वाटर में। क्योंकि 2019 में ये क्वेश्चन नहीं आया, 2020 में क्वेश्चन नहीं आया, तो आई थिंक ये इस बार आ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका करंट से रेलेवेंस हो सकती है, क्योंकि ये अभी न्यूज़पेपर में आया है। ये सॉइल में मिलता है, रिवर में मिलता है, सी वाटर में मिलता है। ये ह्यूमंस को भी इफेक्ट करता है, एनिमल्स को भी करता है। इसको एनारोबिक कंडीशंस चाहिए होते हैं। एनारोबिक कंडीशंस वो होती है जहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, और ये एसिडिक कंडीशंस में ग्रो नहीं होता। और एवरेज टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए ड्यूरिंग ड्रॉट्स। ये मैंने आपको नोट्स लिख दिया, आप ये बना लीजिएगा। एक पेज 8 पे था, केरला में हमारे जो मोदी जी गए हैं, तो मोदी जी के भाषण जब देते हैं वो थोड़ा सा सुन लीजिए करिए, क्योंकि क्या उन्होंने रेफरेंस दिया किसकी। जब उन्होंने कहा कि मैंने आपकी जाति नहीं पूछी, मैंने पानी मांगा है, तो ये जो उन्होंने वर्ड उठाया था, तो उन्होंने कहा ये कुमारन आसन थे। ये सोशल रिफॉर्मर भी थे, फिलोसोफर भी थे, पोइट भी थे मलयालम लिटरेचर के। और इनके जो गुरु थे वो कौन थे? श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु एक बेसिकली योगी गुरु थे, तो उनके डिसाइपल थे ये कुमारन आसन। आपने बस इतना इनका याद नहीं रखना। ये ना क्या होता है, जब भी ऐसे में क्वेश्चन आएगा तो वो मिसमैच करके आएगा। जैसे अगर सपोज करिए आपको 14th-15th सेंचुरी का या 16th-17th सेंचुरी का कोई भी फिलोसोफर या कोई भी जो हमारे गुरुज रहे हैं उनके बारे में पूछ लिया जाएगा, और उनको मिसमैच करके दे देंगे कि ये कंटेम्प्रेरी थे कुमारन आसन के, या कि ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं। आपको डायरेक्ट नहीं कह जाएंगे ये कोई स्टेट सर्विसेज। आजकल तो स्टेट सर्विसेज में भी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ये आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा हु वॉज कुमारन आसन। ये बहुत पहले हुआ करता था, अब ये ट्रेंड चला गया। अब वो क्या करेंगे कि सपोज करिए जो बहुत ज़्यादा फेमस गुरुज रहे, किसी का भी, कबीर जी का, तुलसीदास जी का, या कोई मुस्लिम सेंट्स है, उनमें से किसी को उठा लेंगे, और उसके बाद वहाँ से आपको इनडायरेक्टली रिलेट कर देंगे कि ये कंटेम्प्रेरी थे। आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको बताया था
इन्होंने कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन में पूछा था उनका, क्या नाम है, त्यागराज जी के साथ उनका पूछ लेता श्याम चरण जी का। तो ऐसे ये ना, ऐसे आपके कंटेम्प्रेरीज पूछेंगे तो आपको इतना याद होना चाहिए। जैसे कुमारन आसन की बात चली तो इनका डेट ऑफ बर्थ देख लो कि 1873 से 1924 में हुए, मतलब मॉडर्न इंडिया में हुए हैं ये। तो बेसिकली इनको आप रिलेट नहीं कर सकते पुराने, तो आपको इतना याद होना चाहिए कुमारन आसन मैंने पढ़ा है, लेटेस्ट में पढ़ा है, ठीक है। तो ये डिसाइपल थे श्री नारायण गुरु के। फिर पेज 10 पे इन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो उन्होंने बात करी है उनसे, तो ये थोड़ा देखिए, विश्व भारती यूनिवर्सिटी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको 100 साल होने वाले हैं। तो याद देखिएगा, इट वॉज सेटअप बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी 1921 में एट शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल। तो आपको पता ही होगा इसमें, इसलिए याद करने की जरूरत नहीं है। इट वॉज फाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी हु कॉल्ड इट विश्व भारती। विश्व भारती का उनका मतलब था कॉम्युनियन ऑफ, मतलब सिंथेसिस होना वर्ल्ड का इंडिया के साथ। अंटिल इंडिपेंडेंस, ये चीज़ें याद रखिएगा क्योंकि ये 100 साल हुए हैं, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि किसने फाउंड किया था किसने नहीं। इसमें 3-4 ऑप्शंस आएंगी। तो याद रखिएगा, इंडिपेंडेंस तक ये एक कॉलेज था। इंडिपेंडेंस के बाद 1951 के एक्ट आया पार्लियामेंट का, तो उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इन्होंने स्टेटस दिया। 1863 में देवेंद्र नाथ टैगोर जी, जो उनके फादर थे रविंद्रनाथ टैगोर जी के, उनको एक ज़मीन दी थी ज़मींदार ने वहाँ के, रायपुर के। उन्होंने वहाँ पे एक आश्रम बनाया था जिसको बाद में बोला गया ब्रह्मचार्य आश्रम। तो 1901 में उनके जो बेटे थे रविंद्रनाथ टैगोर, वहाँ पे उन्होंने कोएड स्कूल बनाया था। उस कोएड स्कूल को फिर उन्होंने 1921 में बना दिया विश्व भारती कॉलेज, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे इसका हिस्ट्री क्या थी, थोड़ा सा ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। और उसी में एक था कि इन्होंने धर्मपाल जी का भी नाम लिया था। तो धर्मपाल एक क्या, आपको देखिए जो ये बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ नाम लेती हैं, थोड़ा सा उस पर ध्यान तो देना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको मैं समझता हूँ कि नोट्स बल्कि हो जाते हैं, दिमाग हैवी हो जाता है। तो थोड़ा सा तो देखिए, अगर आप इसमें आए हैं क्या नाम, आईएएस में, थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये गांधीयन थिंकर थे, इन्होंने एक बुक लिखी द ब्यूटीफुल ट्री, इंडियन एजुकेशन का सिस्टम बताया था 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी इन सबका। तो आपने कुछ नहीं याद करना, बस धर्मपाल जी ब्यूटीफुल ट्री, ठीक है। एक या ऐसे याद रख सकते हो आप, ब्यूटीफुल ट्री उगाना हमारा धर्म है और हमें उस धर्म का पालन करना चाहिए। तो आपको याद हो जाएगा ब्यूटीफुल ट्री धर्मपाल, ऐसे याद कर सकते हैं आप। उसके बाद थोड़ा सा प्रिजर्वेंस का देखते हैं। प्रिजर्वेंस जो इन्होंने निकाला, इसका निकनेम है पर्सी। इस SUV साइज़ ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखिएगा मार्स रोवर मिशन है ये, और ये नासा ने भेजा था। और उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि एक तो इसको लॉन्च किया गया था 30 जुलाई 2020 में। तो इससे आपको एक आइडिया ये लग जाएगा कि 2020 में हुआ था। तो कई बार ये ना डेट्स ऊपर नीचे कर देते हैं। तो कभी भी याद रखिएगा कि अगर कोई मिशन गया है तो 7-8 महीने पहुंच जाता है, ये नहीं है कि उसको 10 साल लग जाए। आपको ये ऐसे याद रख सकते हैं आप। और अभी ये सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है। तो उस रोवर के अंदर, रोवर का नाम तो क्या है, परजर्वेंस। उस रोवर के अंदर उन्होंने एक मिनी हेलीकॉप्टर निकाला है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। उस हेलीकॉप्टर का नाम याद रखिएगा, इनजेन्युइनिटी। ये सब इनजेन्युइटी, ये सब न्यूज़पेपर में नहीं था तो इसलिए मैंने बताया आपको। ये फर्स्ट अटैम्प्ट होगा कोई भी दूसरे प्लेनेट पे हवाई जहाज उड़ाने वाला, ठीक है। हवाई जहाज की बात हो रही है, स्पेस क्राफ्ट की बात नहीं हो रही है। तो जो अदर नासा लैंडर्स इस टाइम भी ऑपरेट कर रहे हैं मार्स पे, वो है 2018 में जो इनका इनसाइट आया था, ये याद रखिएगा इनका कौन सा हो रहा है, इनसाइट। और 2012 में इनका आया था क्यूरोसिटी रोवर, ठीक है। अब ऐसा है कि इन लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, हर कोई आदमी सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि कहते हैं कि जो प्लैनेट की थिन एटमॉस्फेयर है ना, मार्स प्लैनेट का जो एटमॉस्फेयर है थिन है, तो बड़ा अटेम्प्ट करना चैलेंजिंग हो जाता है वहाँ पे रोवर उतारना। तो इसलिए 60% जो लैंडिंग अटेम्प्ट्स हैं वो फेल हुए हैं, ये याद रखिएगा। सो फार 4 स्पेस एजेंसीज, ये याद रखिएगा कौन कौन सी, नासा, रशिया की रोसोकॉम्स, रॉसकॉस्मोस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और इसरो है, जिन्होंने स्पेसक्राफ्ट पुट किया मार्शियन ऑर्बिट में। अब उसके अंदर UAE भी ऐड हो गया क्योंकि उसका होप मिशन कंप्लीट हो गया। अगर तियानमिन चाइना की बात हो, वो भी हम देखेंगे कि होता है नहीं होता। और इन 1976 नासा का वाइकिंग 1 and 2 बिकेम द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू सक्सेसफुली ऑपरेट ऑन द प्लैनेट सरफेस, ठीक है। और 1996 में नासा ने एक लॉन्च किया था मार्स पाथ फाइंडर मिशन। उसने फर्स्ट फ्री मूविंग रोवर जो सोजॉर्नर जो भेजा था प्लैनेट पे, तो फर्स्ट हुआ था सोजॉर्नर। स्पेसक्राफ्ट की बात हुई तो वाइकिंग 1 एंड वाइकिंग 2। 1996 में फर्स्ट मूविंग रोवर, उसका नाम था सोजॉर्नर। उसके बाद स्पिरिट हुआ, अपॉर्चुनिटी हुआ, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव जो मार्स एक्सप्लोरेशन के हैं वो बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा हैं। बट देखिए, अगर आपको लिखना हो तो 20-25 पॉइंट्स आ जाते हैं उसमें तो। बट बेसिकली हमें जो मेन ऊपर ऊपर के जो 2 पॉइंट्स हैं वो ये हैं
कि एक तो इस रेड प्लैनेट के सेवरल अर्थ लाइक फीचर्स हैं, जैसे क्लाउड्स, पोलर आइस कैप्स, वॉल्केनोज और सीजनल वेदर पैटर्न्स हैं जैसे यहाँ पे होते हैं। और मेन एम हमारा ये है कि मार्स क्या सपोर्ट कर सकता है लाइफ को वहाँ पे। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स मार्स मिशन हैव बीन एबल टू डिस्कवर द पॉसिबल प्रेजेंस ऑफ लिक्विड वाटर, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे तो आपको जीने के लिए ऑक्सीजन और आपको चाहिए पानी। तो यही देखने के लिए वो लोग वहाँ जा रहे हैं कि वहाँ की क्या कंडीशंस हैं क्या नहीं, एक सपोर्ट करने के लिए लाइफ को, और अर्थ जैसे फीचर्स दिखे वो। ये दो बेसिक पॉइंट्स हैं। उसके अलावा जो अगर आपने देखा होगा इंटरनेशनल पेज पे ऐसा कुछ नहीं था। और एडिटोरियल की बात की जाए तो यू नो हाउ दीज सो कॉल्ड बिग पीपल दे ह्यूमिलेट द सोसाइटी, तो उसके बारे में ही 3 चीज़ें थी। सो नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, बट आप ज़रूर पढ़िएगा, उसके बारे में पता चलता है ये कैसे ऑप्रेस करते हैं सोसाइटी को। यू शुड रीड इट। उसके ऊपर लेक्चर बनाने का कुछ वो नहीं था। और उसके अलावा आज न्यूज़पेपर में कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। कल के क्वेरीज देख लेते हैं। एक तो भाई साहब ने लिखा है कि सर आप अच्छे लग रहे हैं, होशियार हैं, आपका कैसे रह गया, आपकी रिकॉल करने की मेमोरी इतनी ज़्यादा है। तो भैया मैं बता देता हूँ, कई बार ना जिद जो होती है ना, स्टबननेस, वो आपको बहुत डुबा देती है। तो मैं आपको बताता हूँ अपनी बात, अपनी कहानी मैं अगर बताऊँ तो आई वॉज ऑलवेज वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स, या आप ये लगा के चल सकते हैं कि टॉप स्कोरर्स में भी मैं टॉप पे रहता था इन जीएस। प्रीलिम्स कभी नहीं दिक्कत आई, मेंस में इन जीएस, चाहे 1 GS2 GS3 GS4 एंड इन एसए पेपर्स आई वाज ऑलवेज वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बट दिक्कत मेरी कहाँ आई कि मैं ज़िद्दी था। मेरे को हमेशा से, जब से मैं मतलब एजुकेशन स्टार्ट हुई है, मेरी हमेशा से आदत रही है जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं उसको बहुत दिल से पढ़ता हूँ, जो नहीं लगती ना मैं नहीं पढ़ पाता। अपनी अपनी एक फ़िलॉसफ़ी हो जाती है कि मैं नहीं पढ़ सकता वो। जैसे मैंने अगर देखिए अब तो क्वेश्चन नहीं आते, 2009 में तो और 2010 तक बहुत सारे क्वेश्चंस ना प्रीलिम्स में जनरल साइंस से आते थे। जैसे अब तो अब आप देख रहे होंगे 2010 के बाद जो ट्रेंड आया है उसमें ना आपको जनरल साइंस का क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब जनरल साइंस का क्वेश्चन आएगा तो लेटेस्ट जो आजकल ट्रेंड चल रहा है या जो न्यूज़पेपर में आ रहा है उससे आता है। कभी भी आपको बेसिक क्वेश्चंस नहीं पूछ लेंगे जो आपको बायो केमिस्ट्री फिजिक्स 9, 10, 11, 12 की पढ़नी पड़े। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कभी ना पढ़िएगा, कोई ना पढ़िए, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे भी तो आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरी आदत क्या थी, मैंने तब भी नहीं पढ़ा क्योंकि मैं ज़िद्दी था कि मैं नहीं उसको रिकॉल कर पाऊंगा। और यही हुआ, जितने बच्चों ने किया भी होता था वो नहीं कर पाते थे वहाँ पे अटेम्प्ट। और उसके बाद से उन्होंने फिर ये यूपीएससी ने ट्रेंड ही चेंज कर दिया, उन्होंने ये बेसिक क्वेश्चन ही देने छोड़ दिए। तो जो लेटेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चलता है, इसलिए आपने देखा होगा साइंस को रिलेट के उन्होंने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर दी जो लेटेस्ट चल रहा है। जैसे अभी हमने मार्स मिशन का पढ़ा, या हमने उससे पहले हमने देखा होगा साइंस में जो जो हमने पढ़ा है, डीएनए, आरएनए वैक्सीन, इन चीज़ों को लेकर क्वेश्चन पूछने लगे। बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते पिछले 10 साल से और ना ही पूछे जाएंगे। तो मैं एक ज़िद्दी तरह का लड़का हूँ और शुरू से ऐसे ही रहा हूँ मैं। तो जो नहीं पढ़ने का मन करता मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। अब मेरी आदत यही मुझे इस एग्ज़ाम में मुझे नीचे ले आई, डाउन ले आई, क्योंकि मैंने जो ऑप्शंस ले रखी थी, देखिए ऑप्शन तो लेनी पड़ती है, मैं कुछ कर नहीं सकता था उसमें, मगर मैं पूरे टाइम जीएस ही पढ़ता रहता था। आई वॉज सो मच इंटरेस्टेड, मुझे मतलब मज़ा आता था जीएस पढ़ने में। तो मैं जीएस ही मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने कोचिंग ली थी ऑप्शंस की। मैं और कोचिंग लेने के बाद जब मैं मेंस देने गया था तो उससे 4 दिन 5 दिन पहले उठाना शुरू करता था मैं पेपर। मैं उठाते नहीं था, मैं मेरे को जीएस ही इतनी अच्छी लगती थी, मुझे लगता था मैं जीएस में इतना ज़्यादा स्कोर कर लूँगा कि मुझे ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आई वॉज रॉन्ग दैट टाइम, मेरी गलती थी, जो होना होता है। क्योंकि मैं ऑप्शन में इतने नंबर नीचे ले आता था कि वो पहुंच ही नहीं पाता था, उसी में मेरे को 100-150 पॉइंट का फ़र्क आ जाता था, मैं इतने गंदे नंबर आते थे। बट हाँ, जीएस में मैं खुद अपनी तारीफ़ कर सकता हूँ कि जीएस में आई वॉज ऑलवेज मतलब ऑन द हाई, मतलब हाईएस्ट साइड पे मेरे नंबर होते थे। इन प्रीलिम्स ऑल्सो, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने प्रीलिम्स क्रॉस किया हो तो मैंने पॉइंट पे पास किया हो। मैंने हमेशा प्रीलिम्स जो है, जो कट ऑफ जाती थी उससे मेरे हमेशा 15-20 नंबर 25 नंबर फालतू ही रहते थे, कभी उससे कम नहीं रहे। मेंस में आई वाज ऑलवेज गुड। हाँ, जहाँ दिक्कत आई वो ज़रूर ऑप्शन की दिक्कत आई, और मेरी गलती ये रही कि मैं उसको सुधार नहीं पाया। पता नहीं क्यों, मैं जब भी ऑप्शनल का बुक्स लेके बैठता था मेरा मन ही नहीं करता था पढ़ने का। मैं उसको रख के 10-15 मिनट बाद मैं फिर जीएस उठा लेता था। मुझे जीएस इतनी पसंद थी, मुझे जनरल नॉलेज गेन करना, जनरल स्टडीज़ पता होना चाहिए था सोसाइटी का ओवरऑल क्या चल रहा है। और मैं समझता हूँ ऐसा होने वाला भी है ट्रेंड, क्या पता 1-2 साल में ये ऑप्शनल के पेपर भी हटा दें। बट अब एज ही निकल गई है तो क्या कर सकते हैं। बट हो सकता है ये होना भी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं समझता ऑप्शन। देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैं यार जनरल स्टडीज में पढ़ ही रहा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है क्या नहीं। बाकी जब, चलिए ये मेरी सोच थी, तो ये आपका मैंने क्वेरी दूर कर दी कि क्यों रह गया मैं, एक ऑप्शन की वजह से रह गया मैं। और दूसरा किसी ने पूछा है
एमसीक्यूज़ के बारे में। देखिए अभी तो शुरुआत हुई है, ज़रूर करेंगे, उसको भी स्टार्ट करेंगे। पहले तो हमारा मेन मोटिव है कि स्टैटिक पोर्शन जो है वो स्टार्ट करें, तो थोड़ा-सा वेट ही कर रहे हैं ताकि थोड़े से व्यूअर्स बढ़ें, क्योंकि उसके अभी तो देखिए आप देख ही रहे हैं कि 10, 15, 20 व्यूज़ आते हैं, उससे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो बट आप हौसला मत छोड़िएगा, बड़ी जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे कि हम एक तो अपने जनरल स्टडी का स्टैटिक पोर्शन भी स्टार्ट करें। और मेरी आपसे एमसीक्यू से रिलेटेड यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने भी आज तक अगर कभी करा है, तो किसी भी इंस्टीट्यूट के ऊपर भरोसा करने से पहले आप अगर क्वेश्चंस करना चाहें तो जो लास्ट ईयर के 10-15 साल के पेपर होते हैं ना, वो ज़रूर लिख लीजिएगा। और अगर आप सोचेंगे कि उसमें जो डायनामिक पोर्शन है वो तो चेंज होता रहता है, बट डायनामिक पोर्शन भी उनका छेड़िएगा तो आपको एटलीस्ट नॉलेज हो जाती है कि किस तरह का क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, किस तरह से वो आपको घुमाते हैं। क्योंकि मैंने 2-3 साल से मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, पहले कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का जो क्वेश्चंस पूछने का था, आंसर सीरीज़ थी, वो अच्छी होती थी। मगर मैं 3-4 साल से जो ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ कि उन्होंने जान के एक डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और वो कोई यूज़ का नहीं है। जो जैसे-जैसे क्वेश्चंस वो पूछते हैं, तो वो किसी यूज़ के नहीं है। जो तो बाकी आप लोग करिए, क्योंकि कहीं न कहीं तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट मैं आपको यही कहूँगा कि 10-15 साल के जो यूपीएससी के पेपर्स हैं, वो उठाइए, उनको करने की कोशिश कीजिए। हम लोग भी ज़रूर लेके आएँगे, काफ़ी कोशिश करेंगे, बट आप उन्हीं को करने की कोशिश करिए। स्टैटिक पोर्शन तो आपको ईज़िली हो ही जाएगा, और जो डायनामिक पार्ट भी है, तो आपको एटलीस्ट ये नॉलेज हो जाएगी कैसे क्वेश्चंस ये घुमा के पूछते हैं, कहाँ पे ऑल में हमें दिक्कत आ सकती है, कहाँ पे ओनली को हम मेक आउट कर सकते हैं, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो स्टेटमेंट्स हैं, उनको हम बाहर निकाल सकते हैं। बाकी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे जल्दी से स्टैटिक पार्ट लाने की और एमसीक्यूज़ का सब कुछ शुरू करने की। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।